नमस्कार। देखिए, इतिहास में हम अक्सर बड़े बड़े महान साम्राज्यों पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जब कोई साम्राज्य ढह जाता है तब क्या होता है? आज हम मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पैदा हुए उसी शक्ति के शून्यकाल में उतरेंगे। ये एक ऐसा दौर था जो उथल पुथल से तो भरा था, लेकिन इसी ने भारत के भविष्य को गढ़ा। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। सत्ता की कोई भी इमारत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं टिकती। असली दिलचस्प सवाल तो ये है कि उसके बाद क्या होता है। जब एक बहुत बड़ी शक्ति का अंत होता है तो उस खाली जगह को भरता कौन है? आइए आज इसी ऐतिहासिक पहेली की परतों को खोलते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के पतन ने पूरे उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम, मतलब शक्ति का एक शून्य छोड़ दिया। और जैसा कि होता है, इस खाली जगह को भरने के लिए अलग अलग शक्तियों के बीच एक होड़ सी शुरू हो गई। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक शक्तिशाली साम्राज्य के बिखराव से। और ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद बहुत बहुत तेज हो गई थी। सोचिए, एक वक्त का इतना विशाल साम्राज्य सचमुच आंखों के सामने बिखर रहा था। एक के बाद एक प्रांत हाथ से निकल रहे थे, सीमाएं असुरक्षित हो गईं और अंत में जो बचा वो पहले की महानता की बस एक धुंधली सी परछाई भर था। और इस शून्य को भरने वाला जो पहला बड़ा खिलाड़ी सामने आया वो था शुंग वंश, जिसका जन्म हुआ था विश्वासघात के बहुत ही नाटकीय मोड़ से। सत्ता का ये हस्तांतरण कोई शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ था। नहीं, ये क्रूर और बहुत ही निर्णायक सैन्य तख्तापलट था। पुष्यमित्र शुंग ने सही मौके का फायदा उठाया और इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। बाणभट्ट के हर्षचरित जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ इस घटना का साफ साफ जिक्र करते हैं, जो इस नाटकीय पल को एक ऐतिहासिक प्रामाणिकता देते हैं। शुंगों ने सिर्फ सत्ता ही नहीं हथियाई, बल्कि उसे मजबूत भी किया। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को पीछे धकेला, अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया और साम्राज्य को एक नई सांस्कृतिक और राजनीतिक दिशा दी। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक उलझन में आते हैं, क्योंकि शुंगों की धार्मिक नीति को लेकर जो तस्वीर है वो सीधी साधी नहीं, बल्कि काफी ज्यादा जटिल है। इतिहास यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से एकदम उलट कहानियां सुनाता है। एक तरफ हैं बौद्ध ग्रंथ जो उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद सबूत हैं, पत्थर और ईंटें, और वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। इन तस्वीरों पर एक नज़र इस उलझन को और भी गहरा कर देती है। ये कोई छोटे मोटे निर्माण नहीं है। सांची और भरूच के ये विशाल बौद्ध स्तूप शुंग काल में ही और बड़े और भव्य बनाए गए थे। ये इस ऐतिहासिक बहस के एक पक्ष में एक बहुत मजबूत सबूत है। लेकिन बात सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं थी। ये दौर सांस्कृतिक आदान प्रदान और नए धार्मिक आंदोलनों के उदय का भी था। ये जो स्तंभ है जिसे एक यूनानी राजदूत ने बनवाया था, ये भागवत धर्म के शुरुआती सबूतों में से एक है, यानी भगवान विष्णु की भक्ति पर केंद्रित एक परंपरा। ये हमें उस समय के जीवंत धार्मिक माहौल की एक जबरदस्त झलक देता है। अच्छा, शुंगों के बाद आए कण्व वंश। उनका जो छोटा सा शासन था वो इस क्षेत्र में लगातार चल रही अस्थिरता और महलों की साजिशों के पैटर्न को ही और साफ कर देता है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है ना? जिस तरह शुंग वंश की शुरुआत एक हत्या से हुई थी, ठीक उसी तरह उसका अंत भी हुआ। ये उस दौर में मगध की राजनीति में रची बसी राजनीतिक हिंसा के चक्र को दिखाता है। अब हमारी कहानी एक बड़ा भौगोलिक मोड़ लेती है। जब उत्तर में ये सारी उथल पुथल मची थी, तब दक्षिण भारत में एक नया शक्तिशाली और लंबे समय तक टिकने वाला साम्राज्य उभर रहा था। ये नक्शा सातवाहनों के विशाल प्रभुत्व को साफ दिखाता है। उत्तर के छोटे और कम समय तक चलने वाले राज्यों के बिल्कुल उलट, उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके पर नियंत्रण किया, जिसने उन्हें उपमहाद्वीप की एक प्रमुख शक्ति बना दिया था। सातवाहनों ने अपनी शक्ति बहुत ही रणनीतिक तरीके से बनाई थी। उन्होंने अहम व्यापार मार्गों और बंदरगाहों पर कब्जा किया और उत्तर की कमजोर शक्तियों को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये सिर्फ कोई फौरी जीत नहीं थी, ये एक स्थायी साम्राज्य की नींव थी। हर महान राजवंश की कहानी में एक महान नायक होता है, और सातवाहनों के लिए वो नायक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं है, ये विजय की कहानी कहता हुआ एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।
ध्यान से देखने पर पराजित शक राजा नहपान का चेहरा दिखता है, जिसके ऊपर गौतमीपुत्र ने अपनी मोहर लगा दी है। ये जीत और सत्ता की बहाली का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। तो गौतमीपुत्र एक जटिल शासक थे। एक तरफ वो एक महान योद्धा थे जिसने अपने वंश का गौरव लौटाया, एक पारंपरिक शासक जिसने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा, और साथ ही एक उदार संरक्षक भी थे जिसने बौद्ध भिक्षुओं को भी खूब दान दिया। तो इस पूरी पड़ताल के आखिर में हम ये समझ पाते हैं कि भारतीय इतिहास का ये जो तथाकथित बीच का दौर है वो असल में कितना ज्यादा निर्णायक था। इस दौर को सिर्फ पतन के दौर की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में एक परिवर्तन का युग था। एक साम्राज्य के मलबे से दर्जनों नई क्षेत्रीय शक्तियां, नई कला शैलियां और नए धार्मिक विचार जन्म ले रहे थे। और ये हमें एक अहम विचार के साथ छोड़ जाता है कि इतिहास कभी रुकता नहीं है। एक शक्ति का पतन हमेशा दूसरी के उदय का रास्ता बनाता है। ये तथाकथित अराजकता का दौर ही था जिसने भविष्य के महान गुप्त साम्राज्य जैसे साम्राज्यों के लिए मंच तैयार किया। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या मौर्यों का पतन एक त्रासदी थी या फिर एक जरूरी बदलाव, ताकि कुछ नया और शायद ज्यादा जीवंत जन्म ले सके।